खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शाजापुर से। शाजापुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध। कलेक्टर ने धारा 163 के तहत किए आदेश जारी। शाजापुर में कलेक्टर रिजू बापना ने लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में भारतीय कानून सुरक्षा संहिता 163 पूर्व धारा 144 के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल साइट्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एवं अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों, चित्रों, वीडियो, ऑडियो आदि जिससे आम जन की भावना को आहत व किसी संप्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो ऐसे संदेशों, पोस्ट के प्रसार पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 6 दिसंबर 2024 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश दिया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित नहीं करे और ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोके। ग्रुप एडमिन व्हाट्सएप, फेसबुक एवं अन्य बनाए गए ग्रुप का मुखिया होता है। यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने वाला अथवा संदेश, फोटो, वीडियो ग्रुप में शेयर करता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सुदामा नगर निवासी में 12 वर्षीय 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र उत्सल रावत की एक दर्दनाक दुर्घटना में मौत हो गई। वत्सल अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था। रेस के दौरान उसकी साइकिल असंतुलित हो गई और वह गिर पड़ा। गिरने से साइकिल का हैंडल उसके पेट में लग गया, जिससे उसे तेज दर्द हुआ। देखिए रिपोर्ट। इसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि साइकिल के हैंडल के जोरदार प्रभाव के कारण उसके लीवर में गहरी चोट लगी थी, जिससे उसका लीवर फट गया और उसकी मौत हो गई। यह हादसा पूरे परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है। वत्सल की मां, जो एक सिंगल पेरेंट है, इस घटना से बहुत आहत है, लेकिन इसके बावजूद वत्सल की मां ने एक बेहद सराहनीय और मानवीय कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की आंखों को दान देने का निर्णय लिया। इस कदम से मां न केवल बेटे की मृत्यु के बाद भी दूसरों की मदद करने का साहस दिखा रही है, बल्कि ये उदाहरण पेश कर रही है कि मुश्किल वक्त में भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। इस निर्णय से प्रेरित होकर कई लोग उसकी मां की साहसिकता और संवेदनशीलता की सराहना कर रहे हैं। नेत्रदान के इस महत्वपूर्ण निर्णय से वत्सल की आंखों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को देखने की रोशनी मिल सकेगी, जो एक अनमोल उपहार है। को शाम को करीबन 7:10 पर मेरा भांजा यहाँ दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। 12 वर्ष की उम्र थी और अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेल रहा था, साइकिल चला रहा था। लगभग वो साइकिल साथ में चला रहे थे पास में। तो जो घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है कि यहाँ से 50 मीटर साइड में गली में जैसे वो तेजी से मुड़ा, वो लहराता हुआ साइकिल चला रहा था। उसी दौरान साइकिल गिर पड़ी और ठीक उसी के ऊपर वो गिर पड़ा और ऐसा लग रहा था उसकी घटना से कि उसको पेट में कहीं लगा है, क्योंकि 1 मिनट तक वो वहाँ पास में कार खड़ी थी, वहाँ पास में 1 मिनट तक घटनास्थल पर बैठा रहा वो। तो ऐसा लग रहा था कि उसको काफी दर्द हो रहा है। फिर खुद ही साइकिल वही छोड़कर पैदल ही तेजी से चलता हुआ घर आ गया। घर आकर उसने नानी को बताया कि पेट में बहुत जोर से लग गई है। तो नानी कहा कि मैं कुछ तेल लगा देती हूँ, ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। तो बोला नहीं, आप अब वो हाथ मत लगाओ। उसके दोस्त भी पीछे पीछे आए, उन्होंने बताया कि इसे पेट में लग गई है साइकिल से। तो वो भी बच्चा उस वक्त भी बोल रहा था, इसके चूंकि पेट दर्द ज्यादा हो गया था, तो उसने कहा कि इसकी आवाज इसको चुप करवाओ। 10-15 मिनट वो बैठा थोड़ा अंधेरा करके। मम्मी ने कहा कि तेल लगा देती, उसने मना किया नानी माँ ने। तो ठीक उस वक्त मैं पास में पार्क में वॉक कर रहा था और दवाई खरीद कर वॉक कर रहा था। वापस आया तो देखा बच्चा अनकॉन्शियस हो गया था। तो अनकॉन्शियस हो गया था तो तुरंत उसको लेकर पास में 100 मीटर दूर आदित्य नर्सिंग होम है, वहाँ गए। वहाँ डॉक्टर इंचार्ज ने चेक किया और बताया कि सांस नहीं चल रही है, बट आप तुरंत चौथाम लेकर जाओ, वहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स है। तो हम लोग तुरंत चौथाम लेकर गए। करीबन 10 मिनट में हम चौथाम पहुँच गए और उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में से तुरंत देखा, डॉक्टर ने अटेंड किया और देखा कि उसका ईसीजी लगाया। तो ईसीजी नहीं चल रहा था। तुरंत ही वेंटिलेटर भी दिया, वेंटिलेटर मास्क लगाया, पर वो रेस्पिरेशन भी नहीं कर रहा था और ईसीजी में भी कोई मूवमेंट नहीं था उसका। डेथ हो गई। फिर डॉक्टर ने उसकी पुतलियां चेक की, वो बताया कि ये डेड है। जो मार कहाँ लगी एक्चुअल में? उसको एक्चुअल में बिल्कुल अंदरूनी मार है, बिल्कुल पेट के बीचों बीच या साइड में। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा कि एग्जैक्ट ड्राइंग में एग्जैक्ट किस पॉइंट पर उसको चोट लगी है। बट जो प्रथम दृष्टया जो बताया उन्होंने कि इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हुई है उसको, क्योंकि बाहर से कोई चोट का निशान नहीं था, कोई मार्क नहीं था, कोई निशान नहीं था।
हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा था कि कहाँ उसको लगी है, बट वो सीसीटीवी में सीसीटीवी में भी दिख नहीं रहा क्योंकि वो इवनिंग का टाइम है और उसका पीठ सामने आ रहा साइकिल चलाते हुए, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पीठ पे उसको किस तरफ पेट पे लगी है, बट ये दिख रहा है कि साइकिल पे गिरा है। नेत्रदान भी करा लौटते वक्त हम पहले तो आदित्य नरसिंह में गए, वहाँ से चौथराम गए, चौथराम में डेट डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि हम बॉडी अभी नहीं देंगे, तो हमारा बहुत रिक्वेस्ट किया कि अभी हमको एक और रेफरेंस लेना है, तो वहाँ से तुरंत जुपिटर हॉस्पिटल लेके गए, जुपिटर हॉस्पिटल में डेट डिक्लेयर कर दिया। तब हम माँ को बहुत मुश्किल से विश्वास हुआ कि आधे घंटे में ही किसी की डेथ हो सकती है। क्या नाम था बालक का? वत्सल रावत, क्या उम्र होगी? 12 साल। तो पढ़ाई क्या करता था ये 7th क्लास में था, सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में। अच्छा सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में अच्छा, नॉर्बर्ट किया उसका तभी डिसाइड किया कि उसको नेत्रदान कर दिया जाए, तो तब घर पे पहुंचकर हमने नेत्रदान वालों को इन्फॉर्म किया और वो आकर उन्होंने नेत्रदान परिवार में कर कौन दिया। कौन है? उनके परिवार में माँ है, नानी है, मामा मामी और 2 कजिन। फादर इनके? फादर इनके आगरा में रहते हैं। अच्छा, हाँ, वो आगरा में सर्विस करते हैं। तो अगर वो क्या सर्विस सरकारी गवर्नमेंट? प्राइवेट जॉब ही है। अच्छा, कितने बच्चे इनके? एक अकेला बच्चा। अकेले बच्चे? हाँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनुज रावत है, मैं मामा हूँ बच्चे का। सुदामा नगर में सर एक बच्चे की जो है वो दुर्घटना में मौत हो गई थी, क्या कुछ पूरा मामला है? ये सुदामा नगर में रहने वाले वत्सल रावत नामक बच्चा है जो कि 12 वर्ष का था। ये इसके दोस्त के साथ शाम को 7 बजे के लगभग साइकिल चलाने के लिए बच्चे खेलने के लिए निकले थे। उसी दौरान साइकिल चलाते समय अचानक बैलेंस बिगड़ने से साइकिल से गिरा है और ये इसको बच्चे को साइकिल का हैंडल पेट में प्रेस हुआ है। बाद में घर पहुंचा, इसको दर्द हुआ, उसके बाद हॉस्पिटलाइज किया गया इसको चौथराम और बाद में फिर जुपिटर विशेष हॉस्पिटल ले गए। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया कि इसका लीवर डैमेज हुआ है चोट लगने से और उसी के कारण बाद में इसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम मर्ग कायम करके पोस्टमार्टम कराया गया है। इनके परिवारजनों ने उनका नेत्रदान का भी निर्णय लिया है बच्चे का, जो कि बहुत ही अनुकरणीय कदम है। बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो दुर्घटना स्वरूप हुई है, जिसमें अचानक साइकिल का हैंडल उसके पेट में लगने से वो लीवर डैमेज हुआ है, जिसके कारण हुई। बाहर से कोई चोट नहीं थी, इंजरी नहीं थी, लेकिन इंटरनली ऑर्गन डैमेज होने से मृत्यु संभवतः हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बाकी जो मर्ग की कार्रवाई है वो थाना अन्नपूर्णा से की जा रही है। खरगोन जिले के सनावत के पास ग्राम नलवा में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर में एक कार सवार संजय सोनी नामक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक संजय सोनी के शव का नहर से रेस्क्यू कर सनावत अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी धर्मराज मीना मौके पर पहुंचे। सनावत थाना क्षेत्र के नलवा गाँव की घटना, एक की मौत हुई है, कार में एक ही था, संजय सोनी निवासी झिरनिया। सिख संप्रदाय के गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें वर्ष गुरु तेग बहादुर साहिब के 350 वर्ष ज्योति जोत दिवस के उपलक्ष्य में सरदार सज्जन सिंह जी के नेतृत्व में लगभग 150 सिख संगत के साथ धार्मिक यात्रा हरियाणा के गांव खरबंदा से आरंभ होकर हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए निकाली गई, जिसके चलते यात्रा के महू पहुंचने पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा महू पर समस्त संगत द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब में सरदार सज्जन सिंह जी और उनके साथ पधारे मंच प्यारे सहित समस्त संगत ने अरदास की, जिसमें गुरु तेग बहादुर मिडिल स्कूल के नन्हे बालक बालिकाओं ने भी अल्प समय के लिए हाथ जोड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसके साथ ही महिलाओं ने वाद्य यंत्रों की ध्वनि पर मधुर स्वर में कीर्तन और पाठ भी किया। इसके बाद सभी ने स्वल्पाहार ग्रहण किया और फिर दोपहर लगभग मऊ शहर के प्रमुख मार्गों पर गुरु ग्रंथ साहिब पालकी यात्रा ने भ्रमण किया, जहां शहर वासियों ने बीच रास्ते पर गुरु पंथ साहिब के दर्शन कर पुष्प वर्षा से सभी का भव्य स्वागत किया। शहर में भ्रमण पूर्ण होने के उपरांत पालकी यात्रा ने आगे श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समाज जनों के साथ शहर के अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे जैसे इतने मऊ की संगत इकट्ठे होया 71 होया, शेर तो संगत सेवा च लगे आए ने। उपराला है
ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਮਊ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਊ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ 350 ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जो कि यहाँ गुरुद्वारे में उपस्थित हुआ हूँ। आज जो प्रोसेशन हरियाणा से चल कर के और नांदेड़ जा रहा है, ये जो है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के उपलक्ष्य में जो 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर जी ने शीशगंज गुरुद्वारा जो अब दिल्ली में स्थापित है वहाँ अपनी शहीदी दी थी, उसके उपलक्ष्य में ये प्रोसेशन निकल रहा है और नांदेड़ जाएगा। हम सब सिख संगत या महू की यहाँ उस प्रोसेशन के लिए, उस जुलूस के लिए हम लोग इकट्ठे होकर उनका स्वागत करेंगे और वाहिगुरु उनकी जो हमारी यात्रा है वो सफल करे और वापस वो सही समात अपने नांदेड़ से होते हुए वापस अपने हरियाणा में पहुँचें और यात्रा सफल हो। वाहिगुरु जी का खालसा। आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताइए, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर गुरुद्वारा में? मैं हरजीत सिंह भाटिया। आज एक यात्रा जो गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को सम्मुख रखते हुए निकाली जा रही है, जो हरियाणा से शुरू होकर 1 दिसंबर से निकलकर 17 को हरियाणा में ही वापस समाप्त होगी। वो यात्रा आज अभी यहाँ पहुँच रही है, तो उसके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो यात्रा यहाँ से धुलिया, मनमाड़, औरंगाबाद होते हुए नांदेड़ जाएगी और वहाँ से वापस अकोला और बुरहानपुर उधर उस रूट से वापस आएगी। उसके स्वागत के लिए हम लोग करें। कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ से? वो हरियाणा खरविंडा गांव है हरियाणा में, वहाँ से वो यात्रा आ रही है और उसमें लगभग 150 लोग हैं। पालकी साहब भी आएगी, 5 प्यारे उसकी अगुवाई करेंगे और श्रद्धालु लगभग 150 आएंगे उसमें। जानकारी दीजिए। मैं हरजीत सिंह फेरी महू गुरुद्वारे से आज एक विशाल गुरुजी की पालकी हरियाणा से आ रही है, जिसके जत्थेदार सज्जन सिंह जी खालसा साहब जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और इस नेतृत्व को हरियाणा से लेके नांदेड़ तक 150 संगत जो वहाँ से साथ में चली है, वो देवास से निकल के इंदौर होते हुए महू पहुँचेगी और महू के अंदर 150 संगत आ रही है। हम महू की सारी संगत उनके स्वागत के लिए गुरु महाराज जी की पालकी का अगुवाई कर रहे हैं और वाहिगुरु की कृपा से महू की पूरी संगत ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और हम गुरु जी की पालकी के साथ में महू का भ्रमण करते हुए उनको विदा करेंगे। और इस का नेतृत्व जो हमारे सज्जन सिंह जी कर रहे हैं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और भी जो हमारे आए हैं उनका हम स्वागत करेंगे। यही हमारी गुरु श्री गुरु सिंह सभा का पूरी व्यवस्था की गई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जी यात्रा है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी यात्रा। अगले साल 6 दिसंबर तो बाद ही अगले साल भी क्यों 6 दिसंबर कल से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब हिंदी चादर, हाँ जी, उन्हों का शहीदी गुरपुरब कल है। तो कल तो बाद जोड़ा अगला साल शताब्दी का शुरू हो जाएगा। ये पूरे विश्व के विच संसार के विच बड़े पद्धर से मनाया जाना है। ये समूह वर्ल्ड की संगत जी है संसार की बड़े पद्धर से मना रही है। तो गुरु साहब ने सब तो पहला नगर कीर्तन हरियाणा की धरती तो तक सचखंड श्री हजूर साहब और गुरुद्वारा नानक जी साहिब बिदर तक की सेवा ली है जी। 1 दिसंबर तो 17 दिसंबर तक चलना है। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री खड़गखंडा साहिब खिंडवा जिला कुरुक्षेत्र तो आरंभ होके सब तो पहला गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तरावड़ी जिथे भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर साहब शीश लेके आए सी, जे चांदनी चौक दिल्ली दे विच जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद किया गया सी,
उस स्थान पर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब बनया है, उत्थे भी संगतां नतमस्तक होईयां ने। उस तो बाद फरीदा पलवल आगरा गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन पवित्र स्थान है, उत्थे भी संगतां ने नतमस्तक होए। अते मचकुंड तोहलपुर जिथे 6वें पातशाह का गुरुद्वारा सकार साहिब गुरुद्वारा है, उत्थे तक नतमस्तक हुई संगतां। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर में नतमस्तक हुई संगतां। उस तो बाद मोहना सीपुरी अशोक नगर अते अशोक नगर में बहुत बड़े स्वागत हुए। सारी थां संगतां ने बहुत स्वागत किया। राह च होर भी कितना स्वागत हुए। ये अशोक नगर तो चल के ये कल जी यात्रा सी अपनी विदिशा नूं होंदे है, भोपाल नूं होंदे, सीहोर नूं होंदे है, सोनकुछ नूं होंदे है, देवास रात का टिकाऊ सी। ते दिवास तो यात्रा अज भी 2-3 पड़ाव जोड़े सी रस्ते वो भी संगतां दे बेनती करन ते गुरु साहब चरण पा के आए ने आंदे वेले, जिस करके आप थोड़ा लेट हो गए हैं। ते अज ये जी यात्रा है महुआ दे विच पहुंची है, जो कि बड़ी खुशी हुई है कि इत्थे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन पवित्र स्थान बनाया जा रहा है। ये संगतां वालों जिन्ना भी बहुत तो सहयोग होर भी कोई होया आप बहुत तो सहयोग भी करांगे। जिन्ना बनया हुण भी किया है, आगे भी गुरु को आए आप इनू चढ़ती कला नाल बनाओ भाई। गुरु साहब सहाय होण, गुरु आप बना लेंगे, आप गुरु के कार्य हो जाते रहे। हुण यात्रा जिहड़ी है मानपुर अते रेलवा खुर्द सेंधवा दोपहर का लंगर है गुरुद्वारा सिंह सभा साहिब। उस तो बाद भी गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा है जो दुलिया तो पहला जोड़ा है बार्डर पर है महाराष्ट्र के MP है, उत्थे भी उस तो बाद दुलिया जोड़ा है गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, उत्थे भी रात का है। बड़वानी में 14 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। बैंक क्लेम, विद्युत, सिविल, वैवाहिक, आपराधिक, सामान्य प्रकरण सहित अन्य प्रकरण में होगा शीघ्र निराकरण। कुल 5105 प्रकरण रखे जाएंगे। नेशनल लोक अदालत में जिले में कुल 14 खंडपीठ का होगा गठन, जिनके माध्यम से सुनवाई कर शीघ्र प्रकरणों होगा निराकरण। ज्ञात नेशनल लोक अदालत पेंडिंग प्रकरण 3485 में से 629 एवं प्रीलिटिगेशन 16570 प्रकरण में 2039 का हुआ निराकरण। प्रभारी अधिकारी लोक अदालत रईस खान ने पक्षकारों से अपील की कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को आपसी सुलह से निराकृत करवाए गए अदालत के माध्यम से जल्द निराकृत हो जाता। साथ ही लोक अदालत में हुए निराकृत प्रकरण में अपील भी नहीं होती है, वहीं कोर्ट फीस से भी छूट मिलती है। नेशनल लोक अदालत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों पर जी मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष की ये चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जो 14 दिसंबर को होना है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही इस जिले बड़वानी में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री महेंद्र कुमार जैन साहब के नेतृत्व में इस लोक अदालत का आयोजन होना है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि पिछले जो 3 लोक अदालतों का आयोजन हुआ है, उन लोक अदालतों में जो मामले निपटारा हुए हैं, उन मामलों में राजीनामा योग्य मामले होते हैं, ये भी आपको बताना चाहूँगा। और उत्तरोत्तर हमने मतलब जितनी लोक अदालतें हुई उन लोक अदालतों में उत्तरोत्तर हमने बढ़ते हुए क्रम में केसों का निराकरण किया है। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इस जो लोक अदालत है, ये जो चौथी लोक अदालत आयोजित हो रही है, इसमें पूरे ज़िले में 14 खंडपीठों का गठन किया गया है और लगभग 5105 प्रकरण प्री लिटिगेशन प्लस लिटिगेशन दोनों मिला के रखे गए हैं। लिटिगेशन लेवल स्तर के मामले 1966 है और प्री लिटिगेशन 3139 मामले हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस लोक अदालत में भी हम उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या में मामलों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि जो लोक अदालत के मामले में डिस्पोजल होता है मामले का, उसमें कोई अपील नहीं होती है। पक्षकारों के मध्य सद्भाव और सामंजस्य का माहौल स्थापित होता है। जो द्वेषता होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई अपील नहीं होती है
बहुत सारी चीज़ें जैसे 138 के मामलों में जो इम्पोज होती है पेनल्टी वो भी बहुत कम नॉमिनल हो जाती है। इसके अलावा राजीनामा योग्य मामलों का ही इस लोक अदालत के माध्यम से हम निराकरण करते हैं। इसका एक अच्छा प्रभाव ये होता है कि आज के समय में जबकि अपराध जो बड़े अपराध है जैसे NDPS है, दारू शराब का अवैध परिवहन है, और इस जिले में अगर की बात करें तो हम आयुध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में सुनने में आया था NIA टीम ने एक अफेंडर को पकड़ा है तो उसने यहाँ से आयुध खरीदना बताया। तो ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए हमारे लिए ये लोक अदालत जो एक फोरम है, ये एक अच्छा फोरम साबित हो सकती है कि छोटे मामले को हम जो छोटी छोटी बातों को लेकर हो जाते हैं और अपराध गठित होते हो तो उन मामलों को हम इन लोक अदालतों के माध्यम से निपटाएंगे। तो जो बड़े अपराध है, जो व्यवसायिक क्रम में अपराध कर रहे हैं, उन अपराधियों से हम अच्छे से निपट सकें, क्योंकि जज के पास उन बड़े अपराधों के लिए ज़्यादा समय देने के लिए समय होगा और उन अपराधियों को हम समय रहते दंडित कर सकेंगे। इससे समाज में एक अच्छा माहौल और जो डर का जो माहौल है वो समाप्त होगा और अपराध पे हम अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले निसरपुर में शासन की नल जल योजना की पाइपलाइन का कार्य WPL कंस्ट्रक्शन कंपनी मनावर के ठेकेदार रामेश्वर शिंदे द्वारा करवाया जा रहा है, जहां शिंदे अपनी नेतागिरी के दम पर शासन के सभी आदेशों की अवहेलना करते हुए स्टेट हाईवे 26 नंबर के समीप बिना किसी परमिशन के कार्य करवाया जा रहा है। जबकि स्टेट हाईवे के समीप अगर किसी प्रकार का कार्य होता है तो सबसे पहले MPRDC विभाग की परमिशन होती है, उसके बाद जिस ठेकेदार द्वारा बनाए गए रोड कंपनी की परमिशन अनिवार्य होती है। मगर यहाँ ठेकेदार रामेश्वर शिंदे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बिना टोल कंपनी की परमिशन के ही स्टेट हाईवे के किनारे लाइन खोद दी, जबकि शनि मंदिर से लेकर बिलसुर तक एक्सीडेंट जोन है। यहाँ लगातार कई बड़े हादसे एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी। मगर ठेकेदार द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है, जिसकी खबर लगते ही इस कार्य को रोड से लगभग 6 फुट की बात शुरू करने के बाद ग्रामीण व सामाजिक कार्यकर्ता ने कही। बावजूद इसके इधर जब खबर की सूचना टोल कंपनी को दी तो उसने भी स्पष्ट रूप से कहा कि कल ठेकेदार के द्वारा कार्य बंद करवाया गया था, मगर आज फिर से बिना किसी की परमिशन से कार्य शुरू कर दिया। और जब टोल कंपनी के मैनेजर संजय उपाध्याय से चर्चा हुई तो उनका कहना था कि ठेकेदार ने बोला अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जवाबदार वो संयम होगा, और MPRDC ने परमिशन देती है तो रोड के साइड पट्टी लगभग 6 फीट के बाद ही खोद सकते हैं। बावजूद इसके कार्य बंद नहीं करते हुए हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। मशीन किसकी है? रामेश्वर शिंदे की। ये यहाँ परमिशन है तुम्हारे पास? ये खोद रहे हो स्टेट हाईवे के पास में? तो कौन है अभी यहाँ? कोई मौके पे मौजूद है क्या? अमित भैया है। कहाँ है वो? साइड पे। कौन सी साइड पे? तो यहाँ पे तो कोई नहीं, अभी हाईवे है ये 26 नंबर। कोई हादसा हो गया तो? क्या करते हो? जैसे भी चला रहा हो। यहाँ अभी जो लाइन खोद रहे हो 26 नंबर हाईवे के पास में, यहाँ पे कोई तुम्हारा अधिकारी कर्मचारी कोई अभी खड़ा है क्या? अभी आएंगे। कितनी देर से काम कर रहे हो आप? ठेकेदार बोल रहा है कि लाइन हाथों हाथ गाड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या पाइपलाइन कोई गड़ रही है क्या? कब आएंगे? कल भी तो यही बोल रहे थे कि पाइपलाइन आएंगे, हाथों हाथ गाड़ोगे। कोई डाल रहा है पाइप? कोई डाल रहा है? तो ये हाईवे से जस्ट किनारे पे कोई परमिशन है आपके पास कि अभी कोई परमिशन दिया हाथ में कि यार खोदो? मेरे पास तो नहीं है, पर ठेकेदार के पास नहीं है। शाजापुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के 8 दिसंबर को संभावित भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए स्थानीय बस स्टैंड परिसर में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों व विधायक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर की जा रही व्यवस्थाओं को देखा है। इस दौरान कलेक्टर रिजू बाफना, SP यशपाल राजपूत, लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावत ने कार्यक्रम स्थल पर की जाने वाली बैठक व्यवस्था, मंच स्थल, लोकार्पण वाटिका स्थल, VIP पार्किंग स्थल, LED लगाए जाने की जगह तथा मंच के आगे बनाए जाने वाली D का स्थान, सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए स्थल तय कर संबंधितों को निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष पंडित संतोष जोशी, ADM BS सोलंकी, जिला पंचायत CEO संतोष टैगोर, डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
शाजापुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम केयर कंपेनियन प्रोग्राम के तहत सिविल सर्जन सभा कक्ष में नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं व उनके परिवारजनों को सेहत संबंधी जागरूकता मुहिम में शामिल करना है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर करने तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों ने केयर कैंपेनियन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रसव पश्चात महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल अस्पताल में एवं अस्पताल से छुट्टी के बाद कैसे करना है, सबको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए, जानकारियाँ प्रदान करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय से जो भोपाल से निर्देश आते हैं उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा जाता है। उसी तारतम्य में आज एसएनसीयू के स्टाफ का एक अपग्रेडेशन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उन्नत किस्म से किस तरह से उपचार और व्यवस्थाएं जमाई जाए उसके बारे में ट्रेनिंग चल रही है। सीताराम शिव संकल्प संस्थानम के तत्वाधान में आयोजित श्री राम जानकी विवाह महोत्सव आयोजन शुक्रवार को संपन्न हुआ। शुक्रवार सुबह भगवान श्री राम की बारात राजपूत समाज धर्मशाला से राजपूती ठाट बाट के साथ निकाली गई। ज्ञात हो कि गुरुवार को भगवान श्री राम के जनवासी की शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें जूना श्री राम मंदिर से श्री राम के विग्रह को धूमधाम से राजपूत समाज धर्मशाला में लाया गया। गुरुवार रात्रि जनवासी के उपरांत शुक्रवार को राजपूती ठाट बाट से राजपूत समाज के नेतृत्व में भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। पेशवाई पगड़ी, हाथों में धनुष, कटार एवं आकर्षक श्रृंगार में भगवान का रूप देखते ही बन रहा था। ढोल ताशी बैंड घोड़े भगवा ध्वज बारात के आकर्षण का केंद्र रहे। राजपूत समाज के महिला पुरुष पारंपरिक राजसी पोशाक बारात में शामिल थे। बारात में पुरुष साफे एवं महिलाएं राजपूती पोशाक पहने थी। इस वर्ष राजपूत समाज द्वारा बारात में पारंपरिक तलवारबाजी के हुनर भी दिखाए गए। नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बारात तय समय पर जूना श्री राम मंदिर पहुंची। बारात के यात्रा मार्ग पर जगह जगह भगवान का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जूना श्री राम मंदिर परिसर में बारात के पहुंचने के बाद अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम जानकी के शुभ लग्न पंडित पंकज मेहता के नेतृत्व में पंडित मोहन प्यारे, पंडित सुनील जोशी, पंडित हरिहंत शर्मा, पंडित मंगल बैरागी एवं पंडित अखिलेश शर्मा ने विधि विधान से संपन्न कराए। श्री राम जानकी विवाह बना नगर का पारंपरिक आयोजन। पंकज मेहता आयोजन के मुख्य सूत्रधार पंकज मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर परिसर में बने कनक भवन से जो भी आयोजन प्रस्तावित होते हैं वे नगर के कनक भवन जूना श्री राम मंदिर में भी आयोजित किए जा रहे हैं। दीप पर्व उत्सव के बाद श्री राम जानकी विवाह महोत्सव नगर के पारंपरिक आयोजनों की श्रेणी खड़े हो गए हैं। ज्ञात हो कि इतने भव्य स्वरूप में श्री राम जानकी विवाह महोत्सव अयोध्या, मिथिला और ओरछा के उपरांत मंडलेश्वर में मनाया जाता है। दीप पर्व महोत्सव एवं श्री राम जानकी विवाह महोत्सव के आयोजन से नगर को मंडन मिश्र की नगरी मध्य प्रदेश की अयोध्या के नाम से जाना जाता है। पानसेमल क्षेत्र के विधायक भारतीय सेना के अमर शहीद हरिओम तरोले के गृह गांव सिदड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीद हरिओम तरोले की स्मृति में स्मारक बनाने के साथ विधायक निधि से रुपए 5 लाख दिए जाने की घोषणा करते हुए स्मारक का भूमि पूजन किया। स्वर्गीय हरिओम तरोले भारतीय सेना में रहते हुए 2 वर्ष पूर्व वीरगति को प्राप्त हुए, जो बड़वानी जिले की निवाली तहसील के ग्राम सिंदड़ी के रहने वाले थे। क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे का कहना है कि शहीद हरिओम तरोले की स्मृति हम सबके लिए प्रेरणा है। स्वर्गीय तरोले पर न सिर्फ सिंदड़ी को वरन सारे देश को इन पर गौरव रहेगा। इसके साथ ही विधायक श्याम बर्डे ने ग्राम फुलजवारी में 15 लाख की विधायक निधि से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन भी किया। स्मारक भवन के भूमि पूजन के दौरान चतर सिंह पटेल, प्रतिनिधि जनपद अध्यक्ष नरेंद्र सिसोदिया, प्रतिनिधि नगर परिषद अध्यक्ष पठान किराड़े, जनपद उपाध्यक्ष महेश बरसाले, मंडल अध्यक्ष अखिलेश सोनी, मंडल महामंत्री अजहर मंसूरी, श्याम पंडित, सीताराम सैनानी, जनपद सदस्य राय सिंह सैनानी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज मैं अपनी विधानसभा के अंतर्गत निवाली जनपद के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत सिदड़ी में विगत 2 साल पूर्व हमारे आर्मी में काम करते करते हरिओम जी तरोले शहीद हो गए थे। उसी को लेकर आज मैं खुद उनके गृह ग्राम सिदड़ी में पहुंचा हूं और उनकी स्मारक बनाने के लिए आज हमने भूमि पूजन करा है, जिसमें विधायक निधि से मैंने स्वयं उनको 5 लाख रुपए दिए हैं, क्योंकि भाई हरिओम हमारे एक
सिदड़ी के नहीं रह गए, पूरे देश में और भर में हरिओम तरोले का नाम अमर रहेगा। उन्होंने काम करते करते इस देश के लिए हमारी जान की परवाह करे बगैर वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे वीर शहीद हरिओम जी तरेलो को मैं शत शत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।